Hello friends, a great welcome to Poonam Dua classes. So what will we do today? Many of my students have asked me to do a video on some key terms given by Aristotle. Aristotle's theory of tragedy specifically, and this is what we will do today. All the examples, all the traits of these elements, hamartia, anagnorisis, peripatia and catharsis, all the elements will be discussed here, which will be followed by MCQ in the next part. Please do participate in the MCQ session as well. For sure आप भी जान पाएंगे अपने कैलिबर को बहुत ही अच्छे से. सो लेट अस बिगिन द वीडियो नाउ एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. अब हम समझेंगे कि ट्रेजिडी है क्या. ट्रेजिडी ये वर्ड जब भी हमारी आंखों के सामने आता है तो इसका मतलब होता है दुखद अंत. हम कुछ ना कुछ सैड, कुछ ना कुछ सीरियस इमेजिन करते हैं. दैट इज़ व्हाट ट्रेजिडी इज़. अदरवाइज तो हम कॉमेडी कहेंगे उसको. सो ऑफिशियल डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं और एक गुड एग्जांपल है इसका द मूवी टाइटैनिक, जिसमें कि एक दुखद अंत दिखाया गया बहुत सारे कैरेक्टर्स का, स्पेसिफिकली सेंट्रल कैरेक्टर्स का. सो अ ट्रेजिडी इज देन द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस एंड ऑल्सो एज हैविंग मैग्नीट्यूड कंप्लीट इन इटसेल्फ. अपने आप में संपूर्ण होता है पूरा प्लॉट. लास्ट में हमें एक कंक्लूजन दिखाया जाता है, लेकिन नो मैटर वो कंक्लूजन हमेशा दुखद ही होता है. और लैंग्वेज जो है वो प्लेजरेबल होनी चाहिए, मतलब जो भी हम देख रहे हैं वो ग्रास्पेबल होना चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए, कोई ना कोई इमोशन हमारे अंदर जनरेट होना चाहिए. ईच काइंड ब्रॉट इन सेपरेटली इन द पार्ट्स ऑफ द वर्क. जो भी हम सीन्स देख रहे हैं, इंडिविजुअल सीन्स, पार्ट पार्ट में, एक्ट्स में, वो सब सीन बाय सीन हमारे अंदर कोई ना कोई फीलिंग जनरेट होनी चाहिए इन ड्रामेटिक, नॉट इन नैरेटिव फॉर्म. ड्रामेटिक फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है. कैरेक्टर्स हों जो कि डायलॉजिक फॉर्म में एक दूसरे से बात करें, अदरवाइज तो इट विल बी जस्ट अ नरेशन. We do not want narration when we are talking about tragic drama. We are talking about dramatic tone. Form which with incidents arousing pity and fear. कैरेक्टर्स को देखकर हमें डर भी लगे और सिंपैथी भी फील हो. ये दो फीलिंग्स होनी चाहिए. वे विट टू अकॉम्प्लिश इट्स कथारसिस ऑफ सच इमोशन. कथारसिस का मतलब यही है कि हम उन कैरेक्टर्स को देखकर पिटी और फियर फील करते हैं और हमारे इमोशंस कहीं ना कहीं इवेपोरेट हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं. हमारे दिल और दिमाग को देखकर थोड़ा सा सुकून मिलता है उन कैरेक्टर्स को, उनकी बुरी कंडीशन को देखकर नहीं, लेकिन ये देखकर कि जो उनके साथ हुआ वो उनके साथ हुआ एक्चुअली, एंड वी आर थैंकफुल टू गॉड कि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ. तो वी फील पिटी एंड फियर फॉर द कैरेक्टर एंड वी फील थैंकफुलनेस फॉर आवर सेल्फ दैट सो एंड सो थिंग डिड नॉट हैपन टू अस. So these are the some inseparable terms that we are going to cover in today's video. Hamartia, anagnorisis, peripatia and catharsis. सबसे पहले समझते हैं इस टर्म को, hamartia. Aristotle discusses hamartia in poetics not as an aspect of character but rather as an incident in the plot. उनका मतलब है कि जब हमारे सेंट्रल कैरेक्टर से कोई गलती होती है ना, और उस गलती की वजह से उसकी लाइफ डिजास्टरस हो जाती है, दैट गलती, दैट मिस्टेक इज़ व्हाट वी कॉल hamartia. आप किसी भी स्टोरी को इमेजिन करिए. स्टोरी अगर बिल्कुल प्लेन चल रही है, एवरीथिंग इज़ हैप्पी हैप्पी हैप्पी, सो इट विल एक्चुअली बी वेरी बोरिंग. कुछ ना कुछ गलती होती है हमारे कैरेक्टर से, कुछ ना कुछ डिज़ास्टर आता है उनकी लाइफ में, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, और वो प्रॉब्लम्स जनरली इन्हीं चीज़ों की वजह से आती है. कोई ना कोई ट्रेजिक एरर इन जजमेंट और एक्शन, मिसिंग द मार्क. हमारे सेंट्रल कैरेक्टर से किसी चीज़ को पहचानने में कोई भूल हुई है जिसकी वजह से डिज़ास्टरस रिजल्ट आ रहा है. कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी है हमारे कैरेक्टर में जिसकी वजह से उसकी लाइफ प्रॉब्लमैटिक बन जाती है. अब देखते हैं क्या क्या वो वजह हो सकती हैं जो कि हमें कहती हैं कि सो एंड सो कैरेक्टर, उसमें थोड़े से फ्लॉज हैं. क्या क्या वो फ्लॉज हो सकते हैं? प्राइड और ओवर कॉन्फिडेंस, अग्रेसिव एम्बिशन, ब्लाइंडिंग पैशन, एरोगेंस, वैनिटी, रिबेलियन, जेलिसी, ग्रीड, एंगर, hypocrisy, spitefulness, or you can say meanness, selfishness, dishonesty, possessiveness, lustful feelings,
स्टबर्ननेस बहुत ज़िद्दी होना, वेंचफुलनेस की बदले की एक भावना से भरा होना। तो ये सारी क्वालिटीज़ या इनसे भी ज़्यादा कुछ और क्वालिटीज़ हो सकती हैं, आप लोग सोच सकते हैं वो सभी नेगेटिव क्वालिटीज़ जो किसी पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम्स ला सकती हैं, और इन सब में से आपको जितना भी याद रह जाए वो आप एग्ज़ाम्स में मेंशन करके ज़रूर आइए। तो हमारे एरिस्टोटल जी हमार्टिया के बारे में कहते हैं कि हमार्टिया मस्ट ब्रिंग अबाउट द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून फॉर द ट्रैजिक हीरो, एंड दैट दिस हीरो मस्ट बी neither completely good nor completely bad, so that the audience can identify with the character's plight. कैरेक्टर जो हमारा सेंट्रल कैरेक्टर है ना कुछ फॉल्ट है, वो फॉल्ट जो हमने डिस्कस किए अभी प्रीवियस स्लाइड में, और उसके बाद उन फॉल्ट्स की वजह से उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ रिवर्सल आता है। रिवर्सल से मतलब वी कैन से कि ही वॉज लिविंग अ वेरी गुड लाइफ, और वो गुड लाइफ बैड में कन्वर्ट हो जाती है, गुड टू बैड। दैट इज़ समथिंग विच वी कॉल रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। एक राजा देखते ही देखते एक बैगर में अगर कन्वर्ट हो जाए किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, वी विल कॉल इट हमार्टिया। तो देयरफॉर द ऑडियंस जो है ना वो एक्सपीरियंस करती हैं उस कैरेक्टर के लिए अ फीलिंग ऑफ पिटी। हमें उस कैरेक्टर के साथ सिंपैथी होने लगती है, एज वेल एज अ सेंस ऑफ फियर टू दैट सेम डाउनफॉल माइट एफ्लिक्ट देम समडे। ऐसा ना हो कि कभी किसी दिन हमारे साथ ये हो जाए जो इस हीरो के साथ हुआ है। इसको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। आप सभी ने अपनी लाइफ में एज अ लिटरेचर स्टूडेंट हैमलेट ज़रूर पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो आई सजेस्ट कि हैमलेट की स्टोरी को ज़रूर जानिए अगर आपको एरिस्टोटल की थियोरीज़ को अच्छे से जानना है तो। हैमलेट फॉर एग्जांपल सफ़र्स फ्रॉम द ट्रैजिक फ्लॉ ऑफ इनडिसिशन, प्रोक्रास्टिनेशन वी कैन से। ही कीप्स ऑन डिलेइंग हिज डिसीजन। जो डिसीजन लेना है उसको डिले कर दो, आज नहीं कल बदला लेंगे। अगर बदला लेना है हैमलेट को तो उन्हें बदला ले लेना चाहिए था। अगर वो फर्स्ट टाइम में ही क्लॉडियस को मार देते तो बहुत सारे और कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स होने से बच जाती। ही हेजिटेट्स टू किल द क्रूअल एंड विलेनियस uncle Claudius, which leads to the ultimate tragedy of the play. By struggling with an inherent moral flaw, Hamlet brings about his own destruction. His hesitation, therefore, is the action to which the term hamartia is applied. तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हैमलेट का ट्रैजिक फ्लॉ या हैमलेट का hamartia क्या था? उनका इनडिसीजन, उनकी प्रॉम्प्ट डिसीजन ना लेने की पावर। The next term that we are going to do today is anagnorisis. Anagnorisis का मतलब होता है कि हमारे कैरेक्टर को कुछ बहुत बड़ा राज पता चलता है, डिस्कवरी, रिकॉग्निशन ऑफ समथिंग। Anagnorisis known as discovery originally meant recognition in Greek context, we can say. It was the hero suddenly becoming aware of the real situation, and therefore the realization of the things as they stood, and finally it was a perception that resulted in an insight of the hero, and hero comes to know that उसकी लाइफ वैसी नहीं थी जैसा वो सोचता आ रहा था। तो इस टर्म को हम एनाग्नोरिसिस कहते हैं कि किसी बहुत बड़ी बात का पता चलना हमारे हीरोज़ को। और इस टर्म को एनाग्नोरिसिस को आई विल नॉट से कि ऑफिशियली, लेकिन इस इवेंट को बहुत बार हमारी ओल्ड बॉलीवुड मूवीज़ में पेश किया गया है। इट यूज़ टू हैपन इन ओल्ड बॉलीवुड मूवीज़ दैट ब्रदर्स यूज़ टू गेट लॉस्ट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, एंड बाय द एंड दे रियलाइज दैट दे वर द रियल ब्रदर्स। इस तरीके की काफ़ी इवेंट्स हमारी हिंदी मूवीज़ में हमें देखने को मिलती हैं। आपको शायद ये पिक्चर्स देख देख कर इसमें से बहुत सारी मूवीज़ याद आ गई होंगी। सो एनाग्नोरिसिस वी कैन से क्रिटिकल मोमेंट ऑफ रिकॉग्निशन और डिस्कवरी। इवन इडिपस रेक्स में से इडिपस का एग्जाम्पल भी दिया जा सकता है एनाग्नोरिसिस के लिए। इडिपस रियलाइजेशन दैट ही इज़ इन फैक्ट द murderer of his own father and his mother's lover. This is the best example of anagnorisis. The next term is peripeteia, and generally this event happens after anagnorisis. जब हमारे हीरो को बहुत बड़ा राज पता चल जाता है ना, उसके बाद उसके circumstance reverse होते हैं. This is what peripeteia is. So it is reversal of circumstances, or you can say turning point.
अ चेंज, इसको अगर ऑफिशियली देखें इस डेफिनेशन को, वी विल गो फॉर दिस डेफिनेशन, अ चेंज बाय विच द एक्शन वियर्स राउंड टू इट्स ऑपोजिट, जो चल रहा था उसका उल्टा हो जाता है, सब्जेक्ट ऑलवेज टू आवर रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी. According to Aristotle, peripeteia along with discovery is the most effective when it comes to drama, particularly in tragedy. जब हमारे हीरो को एक राज पता चलता है, उसके बाद उसको पता चलता है कि माई फेट, माई लाइफ इज़ नॉट जैसा कि मैं सोचता आ रहा था, और उसकी लाइफ बिल्कुल रिवर्स हो जाती है, द काइंड ऑफ लाइफ ही हैज़ बीन लिविंग. सोफोक्लिस के इडिपस का ही एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर. इन सोफोक्लिस Oedipus Rex, peripeteia happens. Peripeteia, or you can say reversal of fortune, occurs towards the end of the play when the messenger brings Oedipus news of his real parentage, biological parentage. In the play, Oedipus is fated to murder his father and marry his mother, and his parents, Laius and Jocasta, try to stop that oracle by sending their son away to be killed, but he is actually raised by Polybus, a shepherd, and his wife Merope. आपको लगेगा कि यहाँ तो कैरेक्टर को पता चल रहा है सिर्फ उसके बारे में, तो ये तो एनाग्नोरिसिस है. नहीं, ये एनाग्नोरिसिस नहीं है, एट प्रेजेंट एनाग्नोरिसिस है, लेकिन इसके बाद जो रिवर्सल ऑफ फेट होता है, दैट इज़ व्हाट वी विल कॉल पेरिपेटाया. So within a moment, what happens? Within a moment, his fate changes from a king to a blind person, to a blind subject. Fortune reversed completely. Oedipus does what? Oedipus chooses to stab out his eyes as a way of punishing himself. कैसे उन्होंने अपने ही फादर को मार दिया, कैसे उन्होंने अपनी ही मदर के साथ शादी कर ली, अपने आप को पनिश करने के लिए वो अपनी आंखों को नुकसान पहुंचाते हैं. तो देखिए किस तरीके से एक ही पल में उनकी किस्मत पलट गई. एक नॉर्मल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं. देखिए ये पर्सन कितने खुश नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप इसी सेम पर्सन की कंडीशन देख सकते हैं. अ वेरी वेल्दी मैन हैज़ बीन मेकिंग मनी फॉर डेकेड्स बाय टेकिंग बिग risks in the stock market, for example, and suddenly the stock market crashes and he is launched into poverty. In this example, peripeteia is the drastic change in circumstance as once a wealthy man becomes very poor. The next term is catharsis. Catharsis का मतलब होता है purification and purgation of emotions. और आप में से जो लोग कभी ना कभी किसी ट्रैजिक मूवी को देखकर रोए हैं, वो लोग इस टर्म को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. मुझे प्लीज़ कमेंट्स में लिखकर बताइएगा कौन कौन किसी ट्रैजिक मूवी को देखकर रोया है आज तक. और रोना बिल्कुल गलत नहीं है. वी आर ह्यूमन बीइंग्स. अगर हम लोग अपने इमोशंस को नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा. देखते हैं कैथारसिस में आगे क्या है. इट इज़ पुगेशन, प्योरिफिकेशन एंड क्लैरिफिकेशन. तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक मेडिकल मेटाफर भी है. आपने कई बार सुना या देखा होगा कि किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा कुछ दुख फील हुआ, कोई बहुत कैटास्ट्रॉफिक, कोई ट्रैजिक इवेंट हुआ उस पर्सन की लाइफ में, बट द पर्सन डज नॉट क्राई. आसपास के लोग पूरी कोशिश करते हैं कि ये पर्सन रोए एक बार तो इसके लिए अच्छा रहेगा. क्यों की जाती है वो कोशिश? ताकि हम लोग अपनी फीलिंग्स को बाहर निकाल सकें. फीलिंग्स को अंदर दबा कर रखना बहुत ही हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए और हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी. सो दिस इज़ व्हाट catharsis is. Actually it is a medical metaphor. Medically भी catharsis को यूज़ किया जाता है, denoting a pathological effect on the soul similar to the effect of medicine on the body. ध्यान से सुनिए कि एरिस्टोटल जी क्या कहते हैं इस फील के बारे में. अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, द बेसिक ट्रैजिक इमोशंस आर पिटी एंड फियर, और वो पेनफुल होते हैं. इफ़ ट्रेजिडी इज़ टू गिव प्लेजर, द पिटी एंड फियर मस्ट समहाउ बी एलिमिनेटेड. एक पर्सन को अगर किसी ट्रेजिडी को देखकर पिटी और फियर, ये दो फील ही नहीं आ रहे हैं, तो दैट मीन्स दैट ट्रेजिडी गोज़ फॉर अ वेस्ट. फियर इज़ अराउज्ड when we see someone suffering and think that similar fate might befall us. And pity is the feeling of pain caused by the sight of an undeserved suffering of others. जब हम किसी ऐसे पर्सन को देखते हैं ना, हमें लगता है कि उसको सफ़र नहीं करना चाहिए था, तब हमें पिटी भी फील होती है और फियर भी फील होता है. कैथारसिस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ओथेलो की फॉर्म में, शेक्सपियर्स ओथेलो.
और अगर आप लोगों ने बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट ओथेलो नहीं पढ़ा है या आपके सिलेबस में नहीं रहा है कभी, तो आई सजेस्ट कि ओथेलो को ज़रूर पढ़िए, या फिर एटलीस्ट डू वॉच द मूवी ओमकारा, हिंदी मूवी ओमकारा। अब समझते हैं ओथेलो में कथारसिस किस तरीके से है। इन ओथेलो एन एम्बिशियस, रिसेंटफुल एंड जस्ट प्लेन malicious soldier named Iago. Iago एक सोल्जर का नाम है. He brings about the downfall of his captain Othello. Othello को वो ऐसा फील करवा देते हैं कि उनकी वाइफ, ओथेलो जी की वाइफ चीट कर रही है उनको. Othello goes mad with jealousy and eventually kills his own wife. जबकि हम एज अ रीडर, एज अ वॉचर जानते हैं बहुत अच्छे से कि ओथेलो की जो वाइफ है डेस्डेमोना, वो बहुत ही प्योर और बहुत प्यार करती हैं दिल से ओथेलो से. लेकिन ईएगो जी दिमाग में इतने इंसिडेंट्स, इतने एग्जाम्पल्स विद प्रूफ फिल कर देते हैं एक्चुअली, जिससे कि ओथेलो को फील होने लगता है कि डेस्डेमोना इज चीटिंग ऑन हिम. अपनी वाइफ को मारने के इमीडिएटली बाद ओथेलो जी को पता चलता है कि शी वॉज not cheating. After learning that his wife was in fact faithful, Othello is full of guilt and remorse, and we as audience feel pity for him. तब हमें फील होती है उनके लिए पिटी, उनके लिए सिंपैथी, और उस सिचुएशन से एक तरीके का डर भी लगता है कि क्या हम भी कभी इसी तरीके की सिचुएशन में फंस सकते हैं. सो ओथेलो जी का जो सुसाइड है ना, वो हमारे लिए एक कैथार्टिक एलिमेंट है. Cathartic for readers for a number of reasons. First and foremost is that Othello is the play's protagonist, a good-natured and honest person. शुरू से हम उस पर्सन को जानते हैं जब हमने वो बुक पढ़ी या फिर हमने वो प्ले देखा. So readers naturally identify with him and want the best for him. जब भी हमें किसी स्टोरी को दिखाया जाता है ना, हम ईजिली आइडेंटिफाई कर लेते हैं हु इज़ दी प्रोटैगनिस्ट, हु इज़ दी एंटैगनिस्ट, यहाँ का हीरो कौन है, विलन कौन है, और हीरो के साथ हमारी सिंपैथी जुड़ती चली जाती है और वी स्टार्ट हेटिंग द विलन. दिस स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन दैट रीडर्स फील makes it all the more painful for them when Othello takes his own life. He commits suicide. But they are able to experience his death with a strange sense of emotional release, because they also understand the unbearable pain that any good person would feel over having killed his own wife. तो एक पर्सन जिसने अपनी ही वाइफ को मारा हो, वो किस तरीके की फीलिंग से गुजर रहा होगा, ये हम ऑडियंस बहुत अच्छे से समझ पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको रोमियो जूलियट की फॉर्म में बताती हूँ. रोमियो एंड जूलियट, ये भी शेक्सपियर का था. रोमियो डज नॉट रियलाइज दैट जूलियट इज इन फैक्ट स्टिल अलाइव एंड पॉइजन्स हिमसेल्फ आउट ऑफ सॉरो इन द एंड ऑफ द प्ले. रोमियो को ऐसा लगता है कि जूलियट मर गई है, जबकि जूलियट जिंदा होती है और रोमियो अपने आप को पॉइजन कर लेते हैं और खुद को मार लेते हैं. सो वॉचिंग रोमियो एनकाउंटर हिज ट्रू लव whom he believes to be dead might call to mind similar experience of loss for the audience, and we kind of start feeling pity and fear for Romeo and Juliet both. तो देखते हैं कैथारसिस का फंक्शन क्या है. कैथारसिस इन लिटरेचर वर्क्स अ लॉट लाइक थेरेपी डज इन रियल लाइफ. जिस तरीके से हम किसी बीमारी का इलाज करवाते हैं ना, उसी तरीके से इमोशनल फीलिंग्स हमारे दिमाग का इलाज करती हैं बाय गिविंग रीडर्स दी अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस इंटेंस इमोशंस फ्रॉम डिस्टेंस. दूर ही दूर से हम उन इमोशंस को एक्सपीरियंस कर लेते हैं जो कि हमारे नहीं हैं, किसी और के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस उसको देखकर बाहर आ जाते हैं. इट अलाउज देम टू लेट इट ऑल आउट. अपने अंदर जो भी दुख भरा है ना, कई बार किसी और के दुख को देखकर वो बाहर आ जाता है, एंड वी काइंड ऑफ फील रिलैक्स्ड आफ्टर दैट. Cathartic works are especially good at tapping into repressed emotions, that is, emotions that a reader or audience member may not typically allow themselves to feel. For instance, a person may be disinclined to cry over their own feelings of grief because ignoring their pains makes it feel more manageable. कुछ लोग अपनी पेन्स पर नहीं रोते हैं, वो सोचते हैं कि इग्नोर करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाएंगे. But if a person watches a character in a movie, in a drama, in a film, breaks into tear at a funeral या at any other situation, they may find themselves unexpectedly moved to tears. किसी और का दुख देखकर कई बार हमारे आंसू बाहर आ जाते हैं, और एज अ मेडिकल ट्रीटमेंट आई से इट इज़ नॉट बैड एक्चुअली. अपने इमोशंस को अगर कोई पर्सन एक्सप्रेस कर सकता है, चाहे वो टीयर्स की फॉर्म में ही हो, इट इज़ अ गुड थिंग एक्चुअली.
एक बार इन सभी टर्म्स को समराइज कर लेते हैं. एरिस्टोटल हैज एक्सप्लेन्ड ट्रेजेडी इन हिज पोएटिक्स एंड ही हैज गिवन हिज पॉइंट्स ऑफ व्यू अबाउट hamartia, anagnorisis, peripeteia and catharsis. According to Aristotle, in a tragedy, a hero suffers due to hamartia, and then knowledge comes out of ignorance in the form of anagnorisis, and anagnorisis followed by a reversal of fortune, that is peripeteia, and it is all mixed with the feeling of catharsis, in the feeling of purification in the watcher in the form of catharsis. I hope you liked the video. Please do not forget to share and subscribe the channel. Thanks a lot for watching. Best of luck for your exams.